इटली देश का एक ऐसा नेता, एक ऐसा तानाशाह, जिसने पहले राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, उनकी हमदर्दी हासिल की और उनकी मदद से एक बड़ी पार्टी बनाई, सत्ता हासिल की। लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद अगले कुछ सालों के अंदर उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। उसने मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया। उसके खिलाफ जो कोई बोलने की कोशिश करता था, उसका मामला रफा दफा कर दिया जाता था। उसके खिलाफ अगर कोई कुछ लिखने की कोशिश करता तो उसका रफा दफा कर दिया जाता था। उसके विरोध में अगर कोई विपक्ष में खड़ा होकर के बोलने की कोशिश करता, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो उसे मरवा दिया जाता था। आज जिस तानाशाह की बात हम कर रहे हैं, उसका नाम है मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली में पैदा हुआ था और इटली में पैदा होने वाला ये शख्स, इसका बाप एक लोहार था और माँ इसकी एक टीचर थी। उस देश का ये नियम था कि जब कोई बच्चा नौजवान होता था तो उसे सेना में कुछ साल तक भागीदारी देनी पड़ती थी, कुछ साल तक सेना में रहना पड़ता था। लेकिन जो मुसोलिनी था, वो डर करके स्विट्जरलैंड भाग गया। वो सेना में नहीं जाना चाहता था, लेकिन भाग कर आखिर कब तक बाहर रहता। वो जब वापस आया तो उसे सेना में भर्ती किया गया और उसने सेना में कुछ दिनों तक काम भी किया। सेना से निकलने के बाद मुसोलिनी ने पत्रकारिता का काम किया और फिर वहाँ पे कुछ झगड़ा विवाद होने की वजह से इसे उस क्षेत्र से निकाल दिया गया और फिर इसने सब कुछ छोड़ करके राष्ट्रवाद का नारा देना शुरू किया। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा शुरू करना किया, भीड़ जमाना शुरू किया। उसने कहा कि सबसे पहले देश होना चाहिए, देश ही सबसे आगे होना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर उसने लोगों को खूब जोड़ा और काफ़ी सारे लोग, चूँकि महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से परेशान थे, तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। होते जाते देखते ही देखते कुछ दिनों में मुसोलिनी की एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई और उसने अपने पार्टी का नाम रखा नेशनल फासिस्ट पार्टी। इसकी बातों को सुन करके, चूँकि ये अपनी बातों में ये वादा करता था कि महंगाई को घटाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, बेरोजगारी खत्म होगी देश से, इससे बहुत सारे लोग इससे जुड़ते चले गए। अब चूँकि इसके पास एक बहुत बड़ी सेना हो चुकी थी, फिर ये 30,000 लोगों को अपने साथ ले करके रोम पर धावा बोल देता है। जनता चूँकि पहले से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थी, लोग बदहाल हो चुके थे। जब उन्हें लगा कि उनका एक नेता मिल गया मुसोलिनी के रूप में, जो उनकी आवाज़ को आगे पहुंचा सकता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सकता है, तो सब ने मिलकर मुसोलिनी का साथ देना शुरू किया। और चूँकि 30,000 की बड़ी सेना थी मुसोलिनी के पास, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा और फिर कुर्सी पर बैठता है जाकर के मुसोलिनी। जब मुसोलिनी के हाथ में सत्ता आ जाती है, तो फिर ये पहले शुरुआत में बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि शुरुआत में अक्सर हर नेता यही करता है, हर शासक यही करता है। तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया, महंगाई को घटाने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, बेरोजगारी मिटाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कसना शुरू किया। लोग काफ़ी खुश थे। 1922 से लेकर के 1943 तक मुसोलिनी ने पूरे 21 साल तक इटली के लोगों पर हुकूमत की। मुसोलिनी के शासन से लोग तो बड़े खुश थे उस समय, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद मुसोलिनी को ऐसा लगा कि अब इस हुकूमत की कुर्सी पर मुसोलिनी के अलावा और किसी को नहीं बैठने देना है। इसलिए उसने कुछ ऐसे नियम कानून बनाना शुरू किए जिससे सब कुछ तहस नहस होने लगा। लोग एकदम परेशान होने लगे, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। मालूम है उसने क्या किया? उसने राजनीतिक पार्टियों पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। जो मीडिया थी उस देश की, उसकी आज़ादी को छीन लिया मुसोलिनी ने। विपक्ष को एकदम कमज़ोर कर दिया गया और सांसद को शक्तिहीन कर दिया गया। सार्वजनिक जगह तो दूर की बात थी, अगर कोई पर्सनल अपना प्राइवेट कोई चिट्ठी लिखता और उसमें सरकार की आलोचना कर देता, तो उसका हिसाब किताब बड़े अच्छे ढंग से किया जाने लगा। इतना सारा सख्ती लगा दी गई, इतनी सारी पाबंदी लगा दी गई कि लोग एकदम परेशान हो उठे। क्योंकि अब मुसोलिनी जो था, उसका रूप, उसका चेहरा सब बदल चुका था। वो अब एक क्रूर तानाशाह बन चुका था। देश में हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी जो आदमी नौकरी में था, अगर वो सरकार के खिलाफ बोल देता था तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती थी। और जो कोई मुसोलिनी के विरोध में खड़ा होता था, कुछ बोलता था, कुछ लिखता था, कुछ कहता था, उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी जा रही थी। मुसोलिनी अब निहायत ही क्रूर तानाशाह बन चुका था, जिसकी तानाशाही को, जिसकी क्रूरता को वहाँ के लोग अच्छे ढंग से देख रहे थे। अच्छा, एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद मुसोलिनी जो था, उसके ऊपर हत्या के लगभग 7 लाख लोगों के मामले थे कि 7 लाख लोगों का इसने मर्डर करवाया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसोलिनी को लोग अच्छा समझते थे, देख रहे थे कि ये काम क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी मुसोलिनी जहाँ कहीं भी जाता था, जहाँ कहीं भी रहता था, उसकी जय जयकार होती थी। और इन सब के पीछे जो असल कारण था, वो थी उस देश की मीडिया। चूँकि मुसोलिनी जो था, वो मीडिया को अपने कब्जे में करके रखा था। वो चाहे जो काम करता था, मीडिया हमेशा उसका वो चेहरा दिखाती थी कि ये मुसोलिनी जो है, ये बड़ा अच्छा है,
बड़ा अच्छा इंसान है, लोगों के भले के बारे में सोचता है, चाहे चाहे जितना वो गिरा हुआ काम करता था, चाहे जितना पाप करता था, लेकिन मीडिया उसे हमेशा लोगों के सामने ऐसे पेश करती थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा मसीहा हो, लोगों का बहुत बड़ा हमदर्द हो, लोगों का रहनुमा हो। मीडिया लोगों को यही दिखाती थी कि मुसोलिनी के पहले जितनी सरकारें थीं, उन्होंने उदारता के नाम पर देश को सिर्फ पीछे किया, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और एक ऐसा शासक, एक ऐसा तानाशाह जो है, जो देश को आगे ले जाना चाहता है, जिसकी सोच सिर्फ देश के लिए है, देश का भला चाहता है, वो मुसोलिनी है। मुसोलिनी को मीडिया वहाँ की एक दैवीय मनुष्य के रूप में लोगों के सामने पेश करती थी। और यही सारी चीज़ें देख करके लोग जहाँ कहीं भी मुसोलिनी को देखते थे, उसी की जय जयकार करते थे, उसे बड़ा मान सम्मान देते थे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक रोज़ फूट ही जाता है। ये पाखंड कब तक चलता मुसोलिनी का, जो पहले शुरू में तो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया कि हम देश से बेरोजगारी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा हमारे देश से, सारे लोगों का विकास होगा, सब लोग अच्छे ढंग से रहेंगे। और बाद में ऐसे ऐसे नियम कानून बनाया कि वहीं के लोग परेशान होने लगे, उन्हीं का जीना मुश्किल कर दिया। आखिर ये कब तक पाखंड चलता। और एक समय आ ही गया जब मुसोलिनी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी सन 1939 ईस्वी। तो उस समय मुसोलिनी जो था उसने हिटलर का साथ दिया। लेकिन इधर मुसोलिनी के देश में यानी इटली में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे, लोग एकदम परेशान हो रहे थे। जनता को बर्दाश्त नहीं हुआ, पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पाई, और फिर मुसोलिनी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और होते जाते आखिरी में मुसोलिनी को वो कुर्सी छोड़नी पड़ी, सत्ता से हट गया मुसोलिनी और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसका एक यार था, एक दोस्त था, हिटलर। हिटलर जो था वो छुड़ाने पहुंच गया मुसोलिनी को। ये काफ़ी दिन तक जेल में रहा नहीं, जल्दी जेल से छोड़ दिया गया। हिटलर ने जब मुसोलिनी को जेल से छुड़ा लिया तो मुसोलिनी को तो मज़ा आ गया कि भाई चलो एक बार फिर से हुकूमत करते हैं। लेकिन वक्त बदल चुका था, लोग समझ चुके थे सच्चाई को। दूसरी तरफ जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि हिटलर की उसमें हार होने लगी थी, और आखिरी में हार भी गया हिटलर। जब हिटलर हारने लगा तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और फिर मुसोलिनी ये समझा कि जब मुझे बचाने वाला हार गया, भाग रहा, तो फिर मेरी क्या है। तो मुसोलिनी ने भी भागना शुरू किया। उसने क्या किया कि अपने कुछ साथियों को, जिनकी संख्या 16 बताई जाती है, 16 सैनिकों को अपने साथ लिया, और उसकी एक प्रेमिका थी, एक गर्ल फ्रेंड थी, और वो खुद छुप करके भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जनता पीछे पड़ चुकी थी, खून की प्यासी हो गई थी मुसोलिनी की। रास्ते में पकड़ा जाता है मुसोलिनी, और सबको ले जा करके एक जगह सबको गोलियों से भून देते हैं। और सिर्फ गोलियों से भूनने के बाद ही नहीं छोड़े, उसके बाद क्या हुआ इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद इन लोगों की लाश को वहाँ के कुछ जो दूसरे सिपाही थे, जो विपक्षी दल के थे, वो लोग इनकी लाश को ले करके इटली के एक शहर के एक चौराहे पर जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, तारीख होती है 29 अप्रैल 1945। शहर के एक चौराहे पर ले जा करके एक भारी भरकम सामान को, सुबह का वक्त था, लगभग 4 बज रहे थे, उस समय ले जा करके भारी भरकम सामान को एक लकड़ी के ट्रक से उतार कर बाहर फेंक दिया जाता है। थोड़ा अंधेरा था, लोगों को शक होता है कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तो लोग जा कर के देखते हैं कि इनमें तो लाश है। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि इसमें उस शख्स की लाश है जिसने इन लोगों का जीना दुश्वार किया है, यानी मुसोलिनी का, तो लोगों का और गुस्सा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि लोग उनके ऊपर ईंट पत्थर जो भी उनके हाथ में आता है सब फेंकने लगते हैं, मारने लगते हैं उन लाशों को। ज़रा सोचिए कितनी नफरत थी उन लोगों के दिल में, कितना दुश्वारी आ गई थी उन लोगों की ज़िंदगी में। वो लोग कितने परेशान हो गए थे कि मरने के बाद लाश को पत्थरों से मारना शुरू कर दी। उन्हीं लोगों में से एक औरत आती है, बंदूक निकालती है और मुसोलिनी के लाश के ऊपर 5 गोलियां चलाती है और कहती है कि ये बेटों का बदला पूरा हो गया। एक औरत तो इतने गुस्से में हो जाती है, वो आती है और मुसोलिनी की लाश के ऊपर पेशाब करके चली जाती है। इतना ही नहीं, एक औरत के साथ कुछ ऐसा जुल्म हुआ था कि वो जब आती है तो एक हाथ में चाबुक लेती है, हंटर, और मुसोलिनी के ऊपर इतना वार करती है, उसके चेहरे पर इतना मारती है कि उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। एक आदमी उसे भीड़ से और निकल के आता है और मुसोलिनी के मुंह में एक मरा हुआ चूहा रख के चला जाता है और कहता है, ले, बहुत तुझे शौक था ना लेक्चर देने का, अब लेक्चर दे। और लाशों के साथ इतना सब कुछ करने के बाद मालूम है वो लोग क्या किए? वो लोग मुसोलिनी की लाश को उठाते हैं और फंदे से उसी चौराहे पर लटका देते हैं। उसकी जो एक गर्ल फ्रेंड थी, जो प्रेमिका थी, उसके साथ भी यही हाल होता है। इतिहास की ये घटना हम सभी लोगों को बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हम
जब भी कभी अपना नेता चुने, अपना लीडर चुने, वो चाहे गांव का ग्राम प्रधान हो या देश का कोई भी लीडर हो, जो भी देश के लिए जिम्मेदारियां उठाने के लिए वचन लेता है, संविधान की शपथ लेता है, जो कस्में वादे करता है जनता से, वो लंबा चौड़ा बड़े बड़े सपने दिखाता है जनता को, ऐसा तो नहीं कि वो हमें अपने धोखे में फंसा रहा है। इसलिए अपना लीडर चुनने से पहले जनता को अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी आदमी को अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए जो आगे चल करके हमारी ही ज़िंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाए।